अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। लेकिन चूंकि अभी ये खबर आ गई कि किस तरीके से जो अब दिशा निर्देश कह रहे हैं, जिसे हम लॉकडाउन 5 समझ रहे थे, दरअसल वहां से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कितना तैयार है राजस्थान? हम लोग पहले ही तैयार हैं, क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि अल्टीमेटली लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। कब तक रखेंगे हम लोग, उसकी शुरुआत हुई है और पहले से ही भारत सरकार की जो एडवाइजरी होती है उसके अकॉर्डिंग तो तमाम राज्य सरकार ने साथ दिया और केंद्र राज्य मिलकर इसका मुकाबला करने की हमारी थीम रही है। आगे भी हम चाहेंगे कि आज जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर हम लोग आज रात को फैसले कर लेंगे या लागू करेंगे। हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ें हम लोग। जी, हालांकि कुछ कठिनाई आपको इसमें दिखती है अशोक जी। हालांकि फिर भी मैं अगर राजस्थान की स्थिति देखूं तो जिस तरह से आप लोगों ने नियंत्रण में किया, आज की स्थिति में अगर केंद्र की तरफ से 4 शहर ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें मॉडल माना जा सकता है कोरोना से लड़ने का, उसमें जयपुर भी एक शहर है। भीलवाड़ा आपका पहले से था, लेकिन जयपुर भी एक शहर शामिल किया गया है। तो आज जब अनलॉक की स्थिति में आप खुद को पाते हैं तो राजस्थान को कहां खड़ा पाते हैं और वाकई आपके एग्जाम्पल से बाकी देश क्या सीख सकता है? देखिए, पहले हमने कहा था भीलवाड़ा मॉडल बहुत ही कामयाब रहा, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया और अब जो जयपुर मॉडल भी आपके सामने है, 4 शहरों में जयपुर भी आ रहा है। जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई, क्योंकि सरकार की अप्रोच बिल्कुल वही रही जो रूथलेस कंटेनमेंट की रही है और सारे जो फैसले किए उसी रूप में किए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। कर्फ्यू लगा, एरिया कर्फ्यू में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दी गई और साथ में हमने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी, आज हमारी 14,000 कैपेसिटी पर डे हो गई है। 0 से हमने शुरू किया था, 0 से शुरू किया था। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर, कंटेनमेंट अच्छे ढंग से हो रहा है, क्वारंटाइन बहुत शानदार है राजस्थान के प्रबंधन में। गाँव में माइग्रेंट लोग आगे, वर्कर्स आगे, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सब तरीके से हम लोगों ने राजस्थान में जो कदम उठाए उसका एक लाभ मिला हम लोग। और अब जो फैसला हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर हम लोग रात को बैठ के राजस्थान की स्थिति के बारे में, आपने ठीक कहा, हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। राज्यों में अलग अलग रीजन होते हैं, उनकी स्थिति अलग होती है, जिलों की स्थिति अलग होती है। उस ढंग से हम फैसला करेंगे जिससे कि राजस्थान में हम कोविड-19 की जंग को जीतने में कामयाब हो सके। पर कुछ चीजों के लिए जो अभी तक इजाजत नहीं थी, जैसे धार्मिक स्थलों को, भक्तों के लिए कपाट खोलने की इजाजत, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हो, भक्त अब धीरे धीरे समझ सकते हैं कि अच्छा कौन सी तारीख होगी जहां से उन्हें भी इजाजत होगी। लेकिन हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, यानी कि वहां के लिए भी बाकायदा आपको एक एग्जिट प्लान चाहिए होगा। अगर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं तो वहां का एग्जिट प्लान क्या और क्या लोग उसका पालन करेंगे? स्कूल खुल रहे हैं तो उनका प्लान क्या? यानी एक बहुत लंबी कोशिश आपके सामने भी रखी है अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये फीडबैक आ भी रहा है कि धार्मिक स्थल भी खुलने हैं, तो धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक है वो खुद भी चाहेंगे, खुद भी कह भी रहे हैं, अगर खुले तो फिर पहले प्लानिंग हो, कितने लोग एक साथ में पूजा अर्चना के लिए आएंगे, इबादत के लिए आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। तो ये आज फैसले हो गए, उसको देख के हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर फैसला करेंगे राजस्थान के इंटरेस्ट में क्या है, किस रूप में धार्मिक स्थल, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, उस रूप में देखेंगे किन मंदिरों को, किन इबादत करने वाली जगहों को, मस्जिदों को कैसी परमिशन मिले, गुरुद्वारों को, चर्च को, ये तमाम फैसले हम लोग बैठ के करेंगे और जिला प्रशासन की सलाह से करेंगे, जिससे कि आगे कोई तकलीफ नहीं आए। जी, क्योंकि अशोक गहलोत जी, लॉकडाउन तो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन अनलॉक तो अब राज्य सरकारों को ही अपने जिम्मे करना पड़ेगा और एक एक चीज पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको लगता है जनता उस तरीके से अब तैयार हो चुकी है कि कोरोना के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे लेकर जागरूकता आपको लोगों में दिख रही है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ आपको कि पूरे प्रदेशवासियों ने बहुत साथ दिया। जो सरकार ने कदम उठाए उसी के आधार पर जनता ने भी रिस्पॉन्ड किया और वही कारण राजस्थान में चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो,
आम नागरिक हो, एनजीओ हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, सबने मिलकर हम लोगों ने कोशिश करी कि कोविड-19 का मुकाबला करने में हम कामयाब कैसे हों। सबका सहयोग लेने में सरकार ने कोशिश करी और आगे भी हम ये चाहेंगे कि सबका सहयोग लेके हम कोशिश करें, जिससे कि कोरोना वायरस का जो मिजाज है, पता नहीं अब किस मूड में जाएगा ये आगे और किस दिशा में जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग एक्सपर्ट की राय आ रही है, कोई कहते बहुत जल्दी खत्म होगा, कोई कहता नहीं बहुत बड़े रूप में आएगा सामने जुलाई अगस्त के अंदर। हमारी कोशिश है कि हमने एमएलए फंड को भी, एमपी फंड को तो खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर, हमने उस फंड को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कन्वर्ट कर दिया है 2 साल के लिए। तो शानदार तरीके से गांव तक में पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब में हम लोग लैब बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैब बना रहे हैं, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, जिससे कि आने वाले कैसा भी समय होगा उसका मुकाबला करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आए। ये हमने व्यवस्था करने का तय कर रखा है। चूंकि आज मोदी सरकार का 1 साल भी पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते ये जानना चाहूंगी कि पिछला जो 1 साल बीता है, वैसे तो उससे पहले का भी हल्का सा कुछ महीने, लेकिन जो 1 साल बीता है उसमें राज्य और केंद्र के तालमेल के हिसाब से आप कहां रैंक करेंगे? कैसा परफॉर्म किया है आपके हिसाब से केंद्र सरकार ने? अब राहुल गांधी जी ने कहा था कि पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए, आगे की बात कीजिए कि हमें कैसे, उनकी योजना क्या है वो बताएं, मोदी जी बताएं, उनके लोग बताएं, वो चाहते क्या देश के लिए। 1 साल तो मैं समझता हूँ कि कुछ कर नहीं पाए वो, क्योंकि आर्थिक रूप से पहले से हम लोग संकट में थे, कोरोना के पहले से ही। आगाह किया मोदी जी को, इनकी गवर्नमेंट को, कि हम लोग राज्यों में तकलीफ में हैं, जीएसटी का कलेक्शन भी कम हो रहा है, राज्यों में कलेक्शन भी कम हो रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके बगैर हम लोग विकास नहीं कर सकते। पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। फिर कोरोना आ गया तो एक बहाना मिल गया केंद्र सरकार को कहने का कि कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ गई है, कोलैप्स हो गई है, उसे काम नहीं चलने वाला। कोरोना के जंग लड़ रहे कौन लड़ रहे हैं? आपके हिसाब से पहले से खराब थी? पहले से ही खराब थी और खराब हो गई। अब तो रेवेन्यू बिल्कुल बंद हो गया, राज्यों में भी, केंद्र में भी बंद हो गया, कम हो गया। आज सब राज्य सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, जो कहे नहीं क्या अलग बात है, पर सब पॉलिटिकल पार्टी आज तकलीफ के अंदर है, उनकी रेवेन्यू 30% पे आ गई है। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के संभव नहीं होगा किस प्रकार के आगे आने वाले वक्त में कोविड-19 का मुकाबला भी करें और जो गवर्नेंस है उसको अच्छे ढंग से दे सके, हम लोग सोशल कमिटमेंट पूरे कर सके, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए विकास कर सके, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की बात कर सकें। आज रेवेन्यू तो 30% में आ गई, सोच सकते हो क्या होगा आने वाले वक्त में। राज्यों के बारे में वो साधन नहीं होते हैं, उनको डिपेंड रहना पड़ता है केंद्र पर। केंद्र के पास में आरबीआई भी है, नोट छापने की मशीनें भी है, उनको आगे आके। और एक बात और मेरा कहना है, बजाय की राज्य सरकार मांग करे केंद्र सरकार ने बार बार, कोविड-19 की जंग के अंदर जो स्थिति बन गई राज्यों की, उसमें केंद्र को खुद को आगे आके विश्लेषण कर दिए हर राज्य के अंदर कितने पेशेंट हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या संभावना आगे रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है मेडिकल के अंदर, उसके आधार पर इमदाद खुद को करनी चाहिए आगे आने आकर के। तब जाकर के मैं समझता हूँ कि केंद्र राज्यों का जो संबंध है वो आपस में मेल मिलाप के साथ में कोविड की जंग लड़ पाएंगे जैसे अभी तक लड़ते आए हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी तो शुरू में कह दिया था कि मोदी जी पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप मुख्यमंत्री ने बात कही है उनको, तो मैं समझता हूँ तो केंद्र सरकार को खुद को आगे आकर के मैं समझता हूँ कि फैसला करना पड़ेगा किस प्रकार हम आगे आके राज्यों को इमदाद करें, मजबूत करें, उनके माध्यम से देश का विकास होगा, कोविड जंग की लड़ाई होगी। केंद्र सरकार तो खाली गाइडलाइन जारी कर सकती है, असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? राज्य सरकार लड़ रही है, उसको समझना पड़ेगा केंद्र सरकार को। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन 4 से पहले आपसे बातचीत हो रही थी अशोक जी, तो आपने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि केंद्र
को नहीं बल्कि राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सकें कि हमारे जोन कैसे होंगे, हम वहां पर किस तरह की चीजें करना चाहते हैं। आपने सुझाव प्रधानमंत्री को दिए भी थे जब वो बैठक चल रही थी, और हमने देखा कि लॉकडाउन 4 की जब घोषणा हुई तो उसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ी, उनके सुझावों को ही इंप्लीमेंट किया गया, और लॉकडाउन 5 से पहले भी। आपको लग रहा है कि वो एक तालमेल की पटरी पर रिश्तों के आने की एक अच्छे संकेत हैं, और आने वाले दिनों में आप उम्मीद करते हैं कि आर्थिक तौर पर भी आपको उसी तरह का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये तो एक लंबा सफर चलना पड़ेगा इस तरह से। लंबा सफर तय करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कोई आरोप नहीं लगाए थे उस वक्त में, हमने सुझाव दिए थे कि आखिर में हर राज्य सरकारों की, हर राज्य की अलग स्थिति होती है, प्रदेशों की अलग स्थिति होती है, इसलिए राज्य सरकारें तय करें कि किस प्रकार से हमें लॉकडाउन खोलना उचित रहेगा। लॉकडाउन लगाना अलग बात है, आसान है, लॉकडाउन खोलना बड़ा मुश्किल काम है। और आप देख ही रहे हो कि लॉकडाउन किस प्रकार से 3 और 4 और अब ये ओपन होने की बात हो रही है, कितनी तकलीफ आ रही है। फैक्ट्री में मजदूर नहीं आ रहे, फैक्ट्री खुल गई है कई जगह, मजदूर नहीं है, दुकानें खुल गई है तो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर किसी को दी नहीं गई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। जब तक आप गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक आप मान के चलो परचेजिंग पावर बढ़ेगी नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं होगा मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। ये जो एनडीए गवर्नमेंट की या मोदी जी की अप्रोच है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, उनको चाहिए कि इस बात को पूरा विश्लेषण करें, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, देश में, दुनिया के अंदर, दुनिया भर के मुल्कों में क्या अप्रोच रखी गई है। आप खाली लोन बेस पे आप 20 लाख करोड़ का पैकेज देके वाहवाही नहीं ले सकते हो। आपको अल्टीमेटली किस प्रकार से गांव तक पैसा पहुंचे, किस रूप में पहुंचे, नरेगा मजदूर है कैसे उनको मजदूरी मिले, पूरी मजदूरी मिले, उनकी हालत क्या खराब हो चुकी है। आपको मालूम है माइग्रेंट मजदूर आए, उनको हमने लगा दिए 40 लाख मजदूर आज रास्ते में लगे हुए हैं नरेगा के अंदर, देश में हाईएस्ट नंबर है। तो कैसे उनको एडवांस मजदूरी मिल सकती है क्या, जिससे वो अपने काम चला सके। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से हमने हमेशा, जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है तो प्रधानमंत्री महोदय को हमने तमाम सुझाव दिए, तो उसी रूप में दिए। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे इकोनॉमिक दृष्टिकोण सुझाव दिए गए थे कि बिना इंटरेस्ट के आप लोन देना शुरू करो राज्यों को आरबीआई के माध्यम से। जो कर्जे राज्य सरकारों पर है उनका मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने का चुकाने का। किस रूप में आप जीडीपी का 3% से 5% कीजिए, उसको किया भी अभी, साथ में ऐसी शर्तें लगा दी, शर्तें पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ कदम ऐसे हैं जो राज्य सरकार जो मांग करती है, सुझाव देती है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इस बार तो आगे आके अपनी लीक से हटके सोच रखनी पड़ेगी, लीक से हटके फैसले करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि हम कोरोना की लड़ाई भी, और देश का जो विकास ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो खराब हो चुकी है, उन सब का मुकाबला करने में समय आ गया केंद्र राज्य सरकार मिलकर के करें, तब जाकर के जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, तब जाकर के हम लोग कोविड की जंग को लड़ पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का हो या अन्य हो उसको मजबूत कर पाएंगे। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ उसमें प्रधानमंत्री जी को कुछ संकोच नहीं होना चाहिए, आगे बढ़कर के राज्यों को ऑफर करें क्या आप चाहते हो, ये पूछना चाहिए जी। चूंकि अभी तक जैसे लोगों को अपने लोन्स की ईएमआई देने, मतलब आगे बढ़ाने की छूट थी, लेकिन अनलॉक के साथ साथ वो चीजें भी वापस खुलेंगी अब, तो उस हिसाब से भी सबको अब एक एक चिंता बढ़ती जाएगी, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाएगा सबका सपोर्ट। आपका एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अभी सब मैं समझता हूँ बाकी सब काम होते रहेंगे। पहली प्राथमिकता यही है कि राज्यों को कंफर्ट रखे जोन में फाइनेंशियली, ये हमारी मांग रहेगी केंद्र सरकार से। बाकी काम हम लोग खुद ही कर लेंगे। राज्य सरकारें चुनी हुई सरकार होती है। हमने अभी 21 घंटा बैठ करके तमाम पार्टी के एमएलए के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 21 घंटे बैठे हम लोग। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार की अप्रोच हर राज्य सरकार रख रही है, अपने अपने तरीके से रख रही है। फीडबैक मिलता है गाँव का क्या हो रहा है, वो मिलता है राज्यों के अंदर, सरकारों को मिलता है। राज्य सरकारों की बात का वजन होना चाहिए केंद्र के अंदर, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे नॉन बीजेपी शासित राज्य हो। तब जाकर के मैं समझता हूँ कि जो झटका लगा देश को,
अर्थव्यवस्था का लगा है, विकास का लगा है, वो हम लोग पता नहीं कब पूरा कर पाएंगे, पर सोच हमारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं देखता हूं कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री महोदय ने आज कहा कि हमारे 36 लाख रुपए का जो पेमेंट ले लिया स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। मुझे बहुत दुख होता कहते हुए, हमने 25 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे ट्रेन और बस के अंदर। राजस्थान एकमात्र राज्य था देश के अंदर जिसने श्रमिक एक्सप्रेस की तरह श्रमिक बसें चला दी, श्रमिक एक्सप्रेस बसें चला दी राजस्थान के अंदर हम लोगों ने, और लाखों लोगों को हमने यूपी में, बिहार में सब जगह भेजा है। ये जो आज योगी जी ने कहा है कि 36 लाख रुपए हमने ले लिए छात्रों को लाने के लिए, 36 लाख के बजाय योगी जी को 5 करोड़ रुपए हमने पेमेंट किए हैं, उनके वहां यूपी में बसें भेजने का, ट्रेन का खर्चा किया है। वो 36 लाख वो बात कर रहे हैं जो बात बिहार, झारखंड और आपका यूपी, मध्य प्रदेश कोई नहीं कर रहा, इसलिए कि वो पैसा जो हमारे 34,000 बच्चे फंसे हुए थे, हम उनको भेजने के तैयार थे, परंतु हर सरकार ने देखा, बिहार की हो चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे वो यूपी की हो, अगर बच्चों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी तो हमारी बदनामी होगी। ये जानबूझ के उन्होंने बिल भेजे हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट की पैसे लेने की कि आपने जो डील बनवाया है, आपने जो हमारी बसें कम पड़ गई थी, 100 बसें प्रोवाइड करवाई है, उसका पेमेंट आप कम से कम ले लीजिए। खाली वो पेमेंट 36 लाख का है, और 5 करोड़ का हमने बस के अंदर ट्रेनों में भेजे लोगों को, मजदूरों को। 46 ट्रेनों में हमने 60,000 मजदूरों को भेजा, 4 करोड़ का खर्च किए। 35 श्रमिक इस पर ट्रेनें चली हमारे यहाँ से, 2.56 करोड़ रुपए खर्च किए हम लोगों ने। तो समझ के परे हैं यूपी के लिए। और 500 बसों में पीछे 1,000 श्रमिकों को भेजा हाथरस, और 2,000 को भेजा बरपुर बॉर्डर में छोड़ा गया। 2,500 करोड़ खर्च हुआ। कहने का मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक खाली 36 लाख की बात अगर पूरे देश की मीडिया को आप मुख्यमंत्री महोदय बताएं तो दुर्भाग्य की बात है। वो भी उन सरकारों ने देखा कि हमारी बदनामी होगी, इसलिए चाहे बिहार भी क्यों नहीं हो, सब जगह नहीं आप पैसा मत दीजिए, ये पैसा हम ही देंगे। झारखंड की सरकार ने खुद ने पैसा जमा करवाया रेलवे को, और रेलवे का पैसा था, ये किराए का पैसा दिया गया। तो ये इस प्रकार की बात है। प्रियंका जी ने बस प्रोवाइड करी, यूपी को स्वीकार नहीं की, खड़ी रखी 2 दिन तक। इस प्रकार के जो फैसले। अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बताया कि किस तरीके से अनलॉक 1 को आगे बढ़ाया जाएगा राजस्थान में, और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जो आरोप लगाया है उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए, उम्मीद ये करते हुए कि केंद्र आर्थिक मदद राज्यों को जरूर पहुंचाएगी।